नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In this chapter, we shall study India's achievements in the areas of science and technology. इस चैप्टर में हम भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद विज्ञान में क्या प्रगति की है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। Also, we are going to learn about the important institutions in the areas of science and technology and their contribution. हमारे देश में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं विज्ञान से रिलेटेड और तकनीक से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम पता करने वाले हैं। Indian Atomic Energy Commission. India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, wanted to nurture a scientific temper and bring about the nation's progress. हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि हमारे देश का विज्ञान क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो हमारी। From this perspective, he set up the Indian Atomic Energy Commission on 10th August 1948. 10 अगस्त 1948 को इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। डॉक्टर होमी भाभा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन। उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले डॉक्टर होमी भाभा। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर को सलाह भी दी थी कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना और वो नहीं हो पाया। और बाद में ऐसा कहते हैं कि अमेरिकन जो सीक्रेट एजेंसी है CIA, उसने इनका एयर एक्सीडेंट करवाया। इनकी मृत्यु जो है वो एरोप्लेन से ट्रैवल करते हुए क्रैश होने से हुआ था। तो अमेरिका नहीं चाहता था उस समय कि हम एक न्यूक्लियर पावर बने, तो उनका CIA ने एयर एक्सीडेंट करवा के उन्हें मार दिया। The objectives of the commission were to produce electricity from the atomic energy, increase the yield of food grains and make them last longer, set up the technology for achieving this and develop nanotechnology. इसके उद्देश्य क्या थे? एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापन करने के क्या उद्देश्य थे? तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये उद्देश्य था। फिर उसके बाद अन्न धान्य जो होते हैं उसका उत्पादन बढ़ाना, उन्हें लंबे समय तक उसकी आयु बढ़ाना। ठीक है, ये पॉसिबल है, आपको आगे है साइंस में। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का विकास करना। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के कई सारे उपयोग होते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में वगैरह काफ़ी उपयोग होते हैं। In 1956, the Department of Atomic Energy set up Apsara, a nuclear reactor functioning on atomic energy. तो 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अप्सरा नाम के हमारा भारतीय पहली न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित की। In 1969, an atomic power station was set up at तारापुर। तारापुर नाम के गांव में 1969 में एटॉमिक पावर स्टेशन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है न्यूक्लियर एनर्जी से, वो सेटअप किया गया। अ रिएक्टर रिसर्च सेंटर वॉज सेटअप एट कल्पकम इन तमिलनाडु टू सक्सेसफुली यूज थोरियम फॉर जनरेटिंग एटॉमिक पावर। देखिए, जनरली बाकी सारे विश्व में यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है, लेकिन हमने पहली बार जो है थोरियम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में यूरेनियम की काफ़ी कमी है, लेकिन थोरियम हमारे देश में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो कल्पकम में तमिलनाडु में ये स्थापित की गई थोरियम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला न्यूक्लियर प्लांट। द रोल ऑफ रिएक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग एटॉमिक पावर। तो रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है एटॉमिक पावर बनाने के लिए। फैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग द हेवी वाटर नीडेड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक पावर वेर सेटअप एट वडोदरा, तालचर, तुतीकोरिन, कोटा एटसेट्रा। देखिए, हेवी वाटर बनाने के लिए जो है वडोदरा, तालचर, तुतीकोरिन, कोटा में बनाए गए। हेवी वाटर यानी क्या होता है? आपको आइसोटोप्स पता होंगे। आइसोटोप्स तो हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके अराउंड घूम रहा होता है। दूसरा जो होता है उसका आइसोटोप होता है
वो होता है, उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। उसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक न्यूट्रॉन भी होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो उसका जो है 2 एटॉमिक वेट होता है। तो वो जो है ऐसे हाइड्रोजन से, ड्यूटेरियम के हाइड्रोजन की मदद से रिएक्ट करने के बाद, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो पानी बनता है उसे बोलते हैं हेवी वाटर। क्योंकि इसमें देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के कारण वो जो हाइड्रोजन होता है ड्यूटेरियम वो हेवी होता है, उसका मास अधिक होता है, तो उसे हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और वो हेवी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तब जो पानी बनता है उसे बोलते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर यानी हमारा जो सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी, वो नहीं होता। हेवी वाटर यानी ड्यूटेरियम की मदद से जो बनाया जाता है पानी वो। अभी इसी हेवी वाटर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक पावर में बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। तो नॉर्मल जो पानी होता है वो अगर यूज करेंगे हम तो वो बहुत जल्दी भाप बन जाता है कूल करने के लिए, वो रिएक्टर, तो वो बहुत जल्दी भाप बन जाता है, उसकी हीट एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी इतनी अधिक नहीं होती। लेकिन हेवी वाटर की हीट एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कंपेयर टू नॉर्मल वाटर अधिक होती है, तो उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हेवी वाटर बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी बनाई गई, फैक्ट्रीज। एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड Heavy Water Projects was set up to carry out research on manufacturing heavy water within the country. इंस्टीट्यूट बनाई गई संशोधन करने के लिए हेवी वाटर के प्रोजेक्ट्स पर। It was later renamed Heavy Water Board. Heavy Water Board नाम बनाया गया उसका। Let us find out. 28 February is celebrated all over the country as Science Day. 28 फरवरी को साइंस डे घोषित किया गया है, राष्ट्रीय। What activities do you run in your school on this day? क्या एक्टिविटीज की जाती है? कई बार साइंस की प्रदर्शनी, एग्जीबिशंस रखे जाते हैं जो बच्चों को बच्चे हिस्सा लेते हैं उसमें और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करवा के दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे। ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर इन 1985 a completely Indian made nuclear reactor called Dhruva was started at Trombay near Mumbai. तो 1985 में पूरी तरीके से भारतीय पद्धति से बनाया हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया ट्रॉम्बे में, मुंबई के पास, जिसका नाम था ध्रुव। द ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस यूरेनियम एज फ्यूल। ये जो था बनाया हुआ वो था थोरियम से बनाया हुआ, कल्पकम में, तमिलनाडु में, और ये जो है ट्रॉम्बे में बनाया गया वो यूरेनियम से बनाया गया है। At this center 350 रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। यहाँ पर जो मेडिसिनल पर्पजेस के लिए वगैरह रेडियोथेरेपी वगैरह की जाती है, तो वहाँ पर उनके लिए 350 तरीके के अलग अलग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। मेडिसिनल यूजेस के लिए, एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए उन्हें यूज किया जाता है। जैसे एक्सरेज भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से ही निकाले जाते हैं, तो उसके लिए। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, दिस कंपनी वॉज सेटअप इन 1987 टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। इस कंपनी की स्थापना की गई 1987 में एटॉमिक एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी to generate safe, cheap and environmentally profitable power and make the country self-sufficient. तो इनका जो उद्देश्य है इस कंपनी स्थापन करने का क्या है? सुरक्षित पद्धति से अधिक प्रदूषण ना किए बिना और अधिक खर्चा किए बिना सस्ती बिजली बनाना, ये उसका उद्देश्य है। और उसके बारे में हमें स्वयं पूर्ण बनाना, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। Nuclear test. First nuclear test at Pokhran. India successfully performed her first nuclear test at Pokhran in Rajasthan on 18th May 1974 in consonance with the policy of using nuclear policy for peaceful purposes and for self-sufficiency. हमने 18 मई 1974 को पहली न्यूक्लियर टेस्ट करवाई राजस्थान के पोखरण गांव में। उसका उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण यूज करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए वगैरह, ये उसका उद्देश्य था। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आत्मनिर्भर होना, ये उसका उद्देश्य था। तो 18 मई 1974 को, ये याद रखिए, हमने जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करवाई है अभी तक, हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट करवाई है, एक 1974 में और दूसरी 1998 में।
तो दोनों टेस्ट हमने बुद्ध पूर्णिमा की दिन पर किए थे। 18 मई 1974 को भी बुद्ध पूर्णिमा थी, गौतम बुद्ध जी की जयंती, और दूसरी जो 98 में करवाई थी उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा ही थी। तो ये एक संयोग है। The reason why India took this decision was India's nuclear capability and Pakistan's desperate efforts to acquire nuclear weapons. देखिए विथ चाइनाज हेल्प। देखिए क्या हुआ था, हमारे कई बार युद्ध हो चुके थे। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो जब पाकिस्तान के टुकड़े करवाए गए 1971 में, तब पाकिस्तान बहुत क्रोधित था और उसने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। तो इसके लिए चाइना उसे हेल्प कर रहा था। हालांकि ये गैर कानूनन है, ये अवैध है, लेकिन चाइना ने सभी नियमों को तोड़कर पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया। तो इसके कारण हमें भी आवश्यकता थी हमारे सुरक्षा के लिए, तो इसके लिए हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करवाना चाहते थे। डॉक्टर होमी सेठना, the chairman of the Indian Atomic Energy Commission, and Dr. Raja Ramanna, director of Bhabha Atomic Research Center, played a major role in conducting this nuclear test. तो ये न्यूक्लियर टेस्ट करवाने में इन दो साइंटिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रामन्ना। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टुक द डिसीजन ऑफ कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये उन्होंने, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने का। और पोखरण वॉज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो पोखरण को ही क्यों चुना गया था जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाने के लिए? तो इसका कारण ये था कि देखिए, जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करवाए जाते हैं वहां से काफी रेडियो एक्टिविटी होती है जो हार्मफुल होती है, जो लोग रहते हैं वहां पर उनके लिए। तो वो ना हो, लोगों को इन्फेक्शन ना हो रेडियो एक्टिविटी का, इसके कारण वो लोगों से वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, तो उससे वो दूर था गांव से। और दूसरा जो है ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, यानी जमीन के नीचे पानी भी नहीं है वहां पर राजस्थान में। अगर क्योंकि जमीन के नीचे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाना पड़ता है, तो अगर जमीन के नीचे हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो ग्राउंड वाटर रिजर्व जो होते हैं, जमीन के नीचे जो पानी होता है वो रेडियो एक्टिवली पोल्यूट हो सकता है और उसके पीने के कई सारे, वो काफी विषैला होता है, जहरीला होता है, तो वो बहुत हार्मफुल होता है। तो लोगों को वहां पर कोई खतरा ना हो, इसलिए वहां पर डिसाइड किया गया। Do you know, in 1974, when India carried out her first nuclear tests at Pokhran, the USA refused to give India the technology for defense-related fields such as space research, communications and missile development. देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने 1965 में ये नियम बनाया था कि 1965 के बाद जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करवाएगा वो सारे गैर कानूनन होंगे, अवैध होंगे, इलीगल होंगे, और जो भी देश न्यूक्लियर टेस्ट करवाएंगे उनको पाबंदियां झेलनी पड़ेगी। उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, उनके साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, ऐसे नियम बनाए गए थे। तो अमेरिका ने हमें कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर सुरक्षा से रिलेटेड शस्त्र वगैरह देने के लिए मना कर दिया। As a result, India adopted a policy of developing its own missile development program without depending upon the USA. तो इससे क्या हुआ, आज तक ये इतिहास साक्ष्य है कि भारत को जो जो बातें नकारी गई अमेरिका द्वारा या विश्व द्वारा, जो प्रगत देश है उनके द्वारा, वो भारत ने स्वयं बना ली। जैसे मिसाइल्स नकारे गए भारत को, भारत ने स्वयं बना लिए। एडवांस सैटेलाइट के रॉकेट्स नकारे गए, हमने वो भी बना लिए। तो ऐसा इतिहास है। Thus, India joined the rank of nations like USA, the USSR, France, China and Germany who had their own missile programs. तो हमने भी अपना स्वयं का एक न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया और आज हम काफ़ी आगे हैं। विश्व में सिर्फ यूएसए, यूएसएसआर यानी उस समय का रशिया, यूनाइटेड नेशन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, फिर फ्रांस, चाइना, जर्मनी, उनके साथ हमारा भी देश आगे है। Second nuclear test. On 11th of May 1998, India carried out its second nuclear test to prove its nuclear preparedness. तो ये जो पहली न्यूक्लियर टेस्ट करवाई थी हमने, उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा पर किया गया था तो उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा।
ये जो हमने 11th में 1998 को किया था, उसका उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे हमने। 3 न्यूक्लियर टेस्ट वेर डन ऑन दिस डे। 3 न्यूक्लियर टेस्ट एक साथ कर लिए गए। वन ऑफ देम वाज ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। उसमें से एक थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब का था। ये बहुत विनाशकारी होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी विनाशकारी होता है ये। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapons by India। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया पूरे विश्व को कि हम पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई हम पर आक्रमण करता है न्यूक्लियर वेपन्स से, तब हम उन्हें उत्तर देंगे, लेकिन हम अपने आप से किसी भी देश पर या जो देश नॉन न्यूक्लियर है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। बट द यूएसए इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया इमीडिएटली। लेकिन अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगा दी, आर्थिक पाबंदियां। मिसाइल डेवलपमेंट। पृथ्वी। इन 1988 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी एंड इन 1989 द मिसाइल अग्नि। 88 में हमने पृथ्वी नाम की मिसाइल की टेस्टिंग ली सक्सेसफुली और 89 में अग्नि मिसाइल। The entire world took note of India's program of developing nuclear missiles indigenously। यानी भारत में स्वदेशी तकनीक से हमने जो मिसाइल बनाए थे उसका पूरे विश्व ने उसका संज्ञान लिया, उसको रिकॉग्नाइज किया। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IGMDP was conceived by and carried out under the leadership of Dr. APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी के अध्यक्षता में हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के शुरू किया, यानी मिसाइल्स को डेवलप करने का, और कैरी किया, और वो हम काफ़ी आज सक्सेसफुल है उसमें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल्स। तो DRDO ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मिसाइल्स बनाने में। पृथ्वी 1 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वाज गिवन टू द आर्मी। जो हमारी भूसेना है, थल सेना, आर्मी, उसे पृथ्वी 1 जो सरफेस टू सरफेस यानी पृथ्वी से धरती पर अटैक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई, वो आर्मी को दी गई। पृथ्वी 2 was given to the Air Force while पृथ्वी 3 was given to the Navy। तो ये जो है ये दिए गए एयरफोर्स और नेवी को। इन 1958 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO was established under the Department of Defense of the Government of India। DRDO की स्थापना की गई डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सुरक्षा से रिलेटेड तकनीक विकसित करने के लिए। The objective of this organization was to make India self-sufficient with respect to means, equipment and weapons required for defense। तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत में ही आधुनिक शस्त्र बनाए जाए सुरक्षा के लिए वगैरह। After 1983, this organization developed several missiles under the leadership of Dr. APJ अब्दुल कलाम। 83 के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अध्यक्षता के नीचे इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी मॉडर्न मिसाइल्स बनाई। डॉक्टर कलाम हैज़ मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स। उनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। डॉक्टर कलाम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। उन्हें फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पृथ्वी हैड द कैपेसिटी टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 500 to 1000 किलोग्राम। पृथ्वी मिसाइल की कैपेसिटी जो है 500 किलो से लेकर 1000 किलो तक न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की है। पृथ्वी कुड ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 to 300 किलोमीटर्स ड्यू टू न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। तो पृथ्वी मिसाइल की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। बाद में अग्नि मिसाइल है। अग्नि, इन ऑर्डर दैट चाइना एंड पाकिस्तान गेट एन आइडिया ऑफ द इंडियाज मिसाइल स्ट्रेंथ एंड इंडियाज बॉर्डर्स रिमेन सिक्योर, अग्नि 1 वॉज टेस्टेड। बाद में हमने अग्नि मिसाइल की सीरीज शुरू की जो चीन के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट सुरक्षा से थे। इसकी रेंज भी काफ़ी है। दिस मिलिट्री मिसाइल हैड अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर। लेटर अग्नि 2 एंड अग्नि 3 वेर ऑल्सो प्रोड्यूस। बाद में अग्नि 2, अग्नि 3 भी प्रोड्यूस किया गया। अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर। बाद में अग्नि 4 भी टेस्ट किया गया और बाद में अग्नि 5 तक पहुंच चुके हैं हम। अग्नि 5 की रेंज नियरली 6000
टू 7,000 किलोमीटर्स की रेंज है, यानी पूरा चाइना कवर होता है, यूरोप भी कवर होता है उसमें। तो इससे अभी हम नई सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है सूर्य मिसाइल्स। उसके बारे में आप यूट्यूब पर टाइप करके देख सकते हैं। आकाश एंड नाग मिसाइल्स। इन 1990 द मिसाइल आकाश वॉज डेवलप्ड टू फायर फ्रॉम लैंड टू एयर। धरती से आकाश में मिसाइल जो छोड़ते हैं, यानी अगर कोई विमान आता है प्लेन अटैक करने, तो उस पर अटैक करने के लिए ये मिसाइल है आकाश, from land to air. This missile has a capacity to carry 720 kilogram explosives at supersonic speed and a range of 30 kilometers. इसकी कैपेसिटी क्या है? 720 kilograms of explosives कैरी करने की at supersonic speed, यानी ध्वनि से भी तेज, साउंड से भी तेज गति से ये जा सकती है, और उसकी रेंज है 30 किलोमीटर्स. द मिसाइल नाग वॉज मेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक्स ऑफ द एनिमी. शत्रु के टैंक्स नष्ट करने के लिए नाग मिसाइल बनाई गई है विशेष. इट इज ऑफ द फायर एंड फॉरगेट टाइप. फायर एंड फॉरगेट टाइप यानी क्या कि एक बार वो मिसाइल फायर करने के बाद उसमें न उसे अबॉर्ट किया जा सकता है, यानी उसे कैंसल भी नहीं किया जा सकता, उसकी दिशा भी नहीं बदली जा सकती. एक बार फायर करना है और भूल जाना है, यानी बाद में वो जहां पर जिस निशाने पर फायर किया है वो वहां पर स्ट्राइक होकर ही रुकेगा. फायर एंड फॉरगेट उसे बोलते हैं. लेकिन कुछ मिसाइल्स जो होते हैं वो फायर करने के बाद भी उनकी दिशा या टारगेट बदला जा सकता है, तो वो अलग होते हैं. इंडिया हैज मिलिटरीली बिकम सिक्योर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स. तो भारत मिसाइल्स के प्रोडक्शन के कारण सुरक्षित हो चुका है. स्पेस रिसर्च. इन 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च NCSR launched India's first research rocket from Thumba Equatorial Launch Center in Thumba in the state of Kerala. केरल में 1961 में नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ने पहला भारतीय रॉकेट टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया. ठीक है. इन 1969 इक्वेटोरियल लॉन्च यानी क्या, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के ऊपर जो सैटेलाइट्स घूमते हैं उन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल लॉन्च. पोलार सैटेलाइट लॉन्च आपने देखा होगा. पोलार सैटेलाइट लॉन्च यानी जो वर्टिकली फिरते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे वर्टिकली जो सैटेलाइट घूमते हैं उन्हें कहते हैं पोलार सैटेलाइट. और जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट होते हैं वो इक्वेटर के ऊपर घूमते हैं. इन 1969 आवर इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट रोहिणी 75 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च. हमारा भारतीय स्वदेशी रॉकेट बनाया गया 1969 में, रोहिणी 75, और वो लॉन्च भी किया गया यशस्वी रीत्या. The next stage was successful launch of the first Indian satellite Aryabhatta in 1975 with the help from the Soviet Union. Soviet Union यानी उस समय के रशिया की मदद से हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्ट नाम का 1975 में. This success proved that Indian scientists can indigenously build and launch a satellite. इससे ये सिद्ध हुआ कि हम भारत में ही सैटेलाइट बना सकते हैं, उपग्रह, और हम वो लॉन्च भी कर सकते हैं अंतरिक्ष में. Indian scientists were confident that they could acquire the technology for sending a message from the Earth station and to assess the working of the satellite. तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि हम पृथ्वी से, धरती से हम स्पेस में, अंतरिक्ष में मैसेज भेज सकते हैं और उसका रिसीव भी कर सकते हैं वहां से. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द बेसिक प्रोग्राम इन स्पेस रिसर्च एंड rocket related project, Indian Space Research Organization was established on 15th of August 1969 in order to carry out further space research. आगे की स्पेस, अंतरिक्ष से रिलेटेड अनुसंधान, संशोधन करने के लिए इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को. द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो आर एट बेंगलुरु. बेंगलुरु में उनका मुख्यालय है. इसरो एक्टिवेटेड द स्पेस स्टेशन एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश फॉर लॉन्चिंग अवर सैटेलाइट्स इन स्पेस. तो श्रीहरिकोटा में हमारा लॉन्च पैड है, वहां से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं. आप जो फोटो देखते हैं, जो मिसाइल खड़ी होती है और वहां से छोड़ा जाता है, तो वो श्रीहरिकोटा की होती है. ठीक है. भास्कर 1. इंडिया लॉन्च रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भास्कर 1 from the Soviet Union in 1979 in order to observe various things on the surface of the earth by remote sensing technology. तो
रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यानी दूर से कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट को तो पृथ्वी पर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उससे हमने भास्कर 1 नाम का सैटेलाइट छोड़ा। ये जो आर्यभट्ट भास्कर है, ये हमारे पुरातन भारतीय एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, यानी जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी अंतरिक्ष शास्त्रज्ञ। तो सोवियत यूनियन की मदद से ये भास्कर 1 छोड़ा गया ताकि हम पृथ्वी पर ऑब्जर्व कर सके अलग अलग बातें। दिस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वुड बी यूजफुल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट बाय रिगार्डिंग वाटर बॉडीज, मिनरल डिपॉजिट्स एंड फोरकास्टिंग वेदर। तो इसका उपयोग किस लिए हुआ? जो वातावरण का अंदाजा है, आगे क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, वो बताने के लिए। फिर मिनरल डिपॉजिट्स यानी कहाँ पर धरती के नीचे तांबे के खाने हैं, कहाँ पर कॉपर माइंस है या फिर कहाँ पर आयरन माइंस है, ये सब पता करने के लिए। फिर वाटर बॉडीज, कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर लेक्स है, वो देखने के लिए। द फोटोग्राफ्स टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अबाउट द बॉल्स ऑफ द अर्थ, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वेर इंपॉर्टेंट। तो इस सैटेलाइट की मदद से जो अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए गए, बॉबल्स यानी अर्थ का इंटीरियर, उसके जो फोटोग्राफ्स लिए गए एनवायरनमेंट के लिए वगैरह, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। Another area in which the information from this satellite was useful was oceanography। इस सैटेलाइट की मदद से हमने ओशियोनोग्राफी भी की। ओशियोनोग्राफी यानी मैपिंग ऑफ ओशंस, यानी समुद्र के बेड जो होता है, समुद्र का तल जो होता है, वहाँ पर क्या है, कौन से मिनरल्स कहाँ पर है, उसका तल, उसका मैपिंग करने के लिए इसका यूज किया गया। इन 1981 भास्कर 2 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम सोवियत यूनियन। तो 1981 में भास्कर 2 भी छोड़ा गया। एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली बिल्ड सैटेलाइट बाय इसरो in India, Apple was launched on 19th of June 1981 from the French Guiana। तो फ्रेंच गयाना से ये हमारा पूरी तरीके से पूरा भारत में बनाया गया, भारतीय तकनीक से बनाया गया जो सैटेलाइट था एप्पल, वो छोड़ा गया 19th of June 1981 को। फ्रेंच गयाना एक आइलैंड है, वहाँ से। एप्पल वॉज बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए इसका काफ़ी यूज़ था। The objective of providing emergency telecommunication services was useful। emergency conditions में, आपातकाल में टेलीफोन का कनेक्शन देने के लिए वगैरह इसका यूज किया जाता था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट, in August 1983 the satellite INSAT 1B was launched in space। तो 1983 के अगस्त में INSAT 1B, INSAT सीरीज का पहला सैटेलाइट छोड़ा गया स्पेस में। बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट अ मेजर रिवोल्यूशन केम अबाउट इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, रेडियो, वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस रिसर्च इन इंडिया। तो इससे क्या फायदा हुआ? हमने इस क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी बदलाव किए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन यानी फोन पर बातें करना, फिर टेलीविजन यानी टेलीविजन का जो ब्रॉडकास्ट होता है उसके लिए रेडियो स्टेशंस का ब्रॉडकास्ट करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग यानी हवामान का अंदाज़ा लगाने के लिए, इस क्षेत्र में हमने काफ़ी क्रांति की उससे। ड्यू टू INSAT 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशंस कुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे भारत के जो रेडियो स्टेशंस थे वो INSAT 207 के कारण हमने एक दूसरे से कनेक्ट किए। This mechanism was also useful for search and rescue of people caught in some disaster like shipwreck or an airplane crash, for forecasting weather, to look for follow cyclones or storms in the fields of telemedicine and educational institutions। इसका यूज क्या हुआ? बाकी के यूज क्या थे? अगर कोई समुद्र में, बीच समुद्र में कोई जहाज टूट गया तो वो अपने यहाँ से अपने रेडियो से वो सिग्नल भेजता था, उसमें जहाज में जो रेडियो था उसकी मदद से, और वो सिग्नल कैप्चर करके हमारी नेवी या कोस्ट गार्ड्स कैप्चर करके वो जहाँ पर है वहाँ जाके उन्हें बचाते थे। फिर है फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज था। फिर साइक्लोन्स यानी चक्रवात जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं भविष्य में, वो देखने के लिए। तूफान कहाँ पर आ रहे हैं वो देखने के लिए। टेलीमेडिसिन यानी दूर से, अगर बहुत ही छोटा गांव है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर कोई पेशेंट है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से डॉक्टर उन्हें सलाह देते थे बड़े गांव, बड़े शहरों से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाने के लिए।
The telemedicine service enabled the population from remote areas to get advice and treatment from expert doctors. जो बड़े बड़े शहरों में जो डॉक्टर रहते थे उनकी सलाह जो छोटे गांव में रहते उन्हें मिलना आसान हो गया टेलीमेडिसिन की तकनीक से. Public primary health centers in villages have been connected with super specialty hospitals थ्रू इनसैट. तो इनसैट की मदद से क्या गया है, जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यानी सार्वजनिक जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गांव-गांव में, वो कनेक्ट किए गए बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स से. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अभी तकनीकी विकास क्या क्या. अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजिन्स चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क was set up at चित्तरंजन इन बार्दवान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. तो चित्तरंजन जिले में वेस्ट बंगाल के वहां पर बार्दवान डिस्ट्रिक्ट में चित्तरंजन गांव में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स नाम की फैक्ट्री जो रेलवे की इंजिन्स बनाती है वो स्थापित की गई. चित्तरंजन जो है हमारे क्रांतिकारी से उनका नाम रखा गया है. स्टीम इंजिन्स, इलेक्ट्रिक इंजिन्स एंड इंजिन्स रनिंग ऑन डीजल वेर मैन्युफैक्चर्ड हियर. तो यहाँ पर स्टीम से भाप के इंजिन्स बनाए गए, फिर इलेक्ट्रिक इंजिन्स बनाए जाते हैं, डीजल से चलने वाले इंजिन्स बनाए जाते हैं और हम वो एक्सपोर्ट भी करते हैं बाकी देशों को. द फर्स्ट डीजल इंजिन वॉज मैन्युफैक्चर्ड एट डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी. वाराणसी में जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है फैक्ट्री वहां पर बनाया गया. इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे इंजिन्स टू श्रीलंका, बांग्लादेश, टांजानिया एंड वियतनाम. इन देशों को हम, और केनिया वगैरह अभी तो बहुत बढ़ चुका है, उन देशों को भी हम सप्लाई करते हैं इंजिन्स. टेलेक्स सर्विस, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टेड द टेलेक्स सर्विस इन 1963 टू ट्रांसमिट टाइप्ड मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर रैपिडली. टेलेक्स यानी तार यानी टेलेक्स मैसेज, यानी अगर कोई अर्जेंट मैसेज है, पुराने समय में तो हर किसी के पास तो फोन नहीं होता था, तो पोस्टल लेटर भेजने से काफी दिन लगते थे, 15-20 दिन पहुंचने में. तो अगर कोई अर्जेंट मैसेज है तो इस टेलेक्स की मदद से भेजा जाता था, वो अर्जेंटली पहुंचता था और वो वहां पर लेटर पर टाइप होता था और वो लेटर ले जाकर वो पोस्टमैन घर पे ले जाता था उसी दिन. तो वो 1963 में शुरू की गई थी सुविधा. इन 1969 द टेलेक्स सर्विस स्टार्टेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन दिल्ली. तो 1969 में देवनागरी स्क्रिप्ट यानी हिंदी मराठी भाषा जिस स्क्रिप्ट में, जिस लिपि में लिखी जाती है, उस लिपि में देवनागरी लिपि उसका नाम है, तो उस लिपि में भी शुरू किया गया दिल्ली में. लेटर इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में वो सुविधा शुरू की गई. दिस सर्विस बिगन टू बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में उसका यूज किया जाने लगा. विद द राइज ऑफ इंटरनेट आफ्टर 1990 द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्विस रिड्यूस. बाद में तो इंटरनेट आने के बाद ईमेल क्या फिर व्हाट्सएप वगैरह बहुत कुछ शुरू हो गया, तो ये बंद हो चुकी है अभी. आई थिंक 2011 से ये बंद हो चुकी है. Satellite Communication Center. In order to establish satellite communication with the help of an artificial satellite, a domestic satellite communication Earth Station was established in 1967 at जोधपुर टेकरा नियर अहमदाबाद. तो अहमदाबाद में सैटेलाइट्स जो छोड़े हैं हमने, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन स्थापित किया जोधपुर टेकरा में अहमदाबाद के पास 1967 में. This made it easy to train scientists and technicians in setting up and running an earth station within the country. इससे पृथ्वी पर अर्थ स्टेशन स्थापित करने में साइंटिस्ट को ट्रेनिंग देने में, टेक्नीशियंस को मदद हुई प्रशिक्षण देने के लिए. In 1970, a center was established at RV near Pune, equipped for international telecommunication service. तो अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सतह पर कॉलिंग करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई. पिन कोड. From 15th of August 1972, the Post and Telegraph Department started the 6-digit PIN code system in the country. पिन कोड आपको पता होगा, जब आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है या कोई लेटर एक्सेप्ट करना होता है, जब आपको घर का एड्रेस देना पड़ता है, तब आपको एक पिन कोड देना पड़ता है. तो वो सुविधा 15 अगस्त 1972 से शुरू की गई. उससे एग्जैक्ट पते का अंदाजा आता है पोस्टमैन को या जिसे भी डिलीवरी करनी है वो. द पोस्टल इंडेक्स कोड उसका was intended to bring efficiency in distributing the mail. जो पत्र व्यवहार है उसमें एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी लाने के लिए पोस्टल इंडेक्स कोड बनाया गया.
इन दिस सिस्टम द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 9 रीजन्स। तो 9 अलग अलग हिस्सों में देश को डिवाइड किया गया। The first digit of the pin code indicates the region, the second digit indicates the sub-region, the third digit shows the main disbursement district, while the remaining 3 digits show the location of the local post office। देखिए पहला डिजिट आपको पता होगा, अगर आप कोई लेंगे फॉर एग्जांपल 431009 ऐसा अगर पिन कोड लेते हैं आप, तो फर्स्ट डिजिट जो होता है 4 जो होता है वो रीजन, यानी हमारा जो रीजन है, जो 9 रीजन से अलग अलग डिवाइड किए गए उसमें से हमारा जो वेस्ट इंडिया का रीजन है वो 4 आता है। फिर 3 जो है ये सेकेंड डिजिट जो है वो डिनोट करता है सब रीजन, यानी महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा रीजन हो वो दिखाने के लिए। थर्ड डिजिट जो है मेन डिस्बर्समेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे औरंगाबाद हो या जो भी हो उसका एक यूनिक कोड होता है। बाद के जो 3 लास्ट डिजिट्स जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, कहाँ का पता है, कहाँ पर घर है या कहाँ का पोस्ट ऑफिस है लोकल, वो दिखाता है। फॉर महाराष्ट्र 4041424344 आर द फर्स्ट 2 डिजिट्स। महाराष्ट्र में ये पहले 2 डिजिट्स डिसाइड किए गए हैं महाराष्ट्र के लिए। इन 1986 द स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड टू सेंड पोस्टेज रैपिडली। पहले जो था स्पीड पोस्ट सुविधा नहीं थी, इससे बहुत दिन लगते थे, महीना लग जाता था। बाद में स्पीड पोस्ट शुरू किया गया तो 1-2 दिन में ही ये जो है पत्र व्यवहार शुरू हो गया पहुंचना। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस ISD। In 1972, Overseas Communication Service was established in Mumbai for the management of international telecommunication service। तो अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए, टेलीफोन के कॉल्स करने के लिए बाहरी देशों के लिए ये ISD सुविधा शुरू की गई। ठीक है, पहले जो था वो सरकारी सतह पर ही था सिर्फ, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, राष्ट्रपति के कार्यालय में होता था, यानी सिर्फ प्रधानमंत्री ही दूसरे देश में कॉल कर सकते थे। लेकिन बाकी बाद में 1972 में पब्लिक के लिए ये शुरू की गई सुविधा। In 1976, the international subscriber dialed telephone service was started to connect Mumbai and London directly on phone। तो मुंबई और लंदन को कॉलिंग से, टेलीफोन से कनेक्ट किया गया 1976 में। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस ISD जिसे बोलते हैं। Alongside the telephone services like telex, teleprinter and radio images were started। बाद में telex सर्विस जो है उसे भी बढ़ाया गया। टेलीप्रिंटर यानी फैक्स जो होता है, एक जगह से डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं फैक्स मशीन से और वो दूसरी जगह पर प्रिंट होकर आते हैं। फिर रेडियो इमेजेस वगैरह ये सब शुरू किया गया। इन 1986 विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL took a big leap in this field। तो VSNL की स्थापना की गई। जैसे BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी भारत का अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन देखने के लिए BSNL और बाहरी देशों के साथ करने के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ये स्थापित किया गया। बिफोर दैट महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL वॉज पब्लिक सेक्टर कंपनी फॉर गिविंग टेलीफोन सर्विसेज इन बिग सिटीज। तो ये महानगर टेलीकॉम सर्विस निगम लिमिटेड जो थी MTNL वो बड़े बड़े शहरों में, जैसे मेनली मुख्यतः 4 शहर थे उस समय, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, इन शहरों में टेलीफोन की सर्विस देने के लिए MTNL वॉज रिस्पॉन्सिबल कंपनी। In the 1990s, विदेश संचार निगम लिमिटेड held a distinction of being the main internet service provider in India। 1990s में VSNL एक मुख्य कंपनी बन गई भारत में इंटरनेट सुविधा देने के लिए। The contribution of Sam Pitroda in this field is significant। तो सैम पित्रोदा का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, भारत में इंटरनेट सुविधा, मोबाइल सुविधा लाने के लिए। मोबाइल on 22nd of August 1994 the mobile phone service started in India। इस दिन 22nd of August 1994 से हमारे देश में मोबाइल फोन की सुविधा शुरू हो गई। At this time a mobile handset cost ₹45,000 and calling was at ₹17 per minute। उस समय बहुत महंगा था मोबाइल की सर्विस जो थी, एक बहुत ही भंगार सा मोबाइल जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, उसे स्क्रीन भी नहीं होती थी पहले तो मोबाइल को, बाद में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाले आ गए, लेकिन ऐसे बहुत ही भंगार मोबाइल 45,000 रुपीज़ का था। और 1 मिनट बोलने के लिए मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर या मोबाइल से कॉल करने के लिए 1 मिनट का कॉल करने के लिए 17 रुपए लगते थे, इतना महंगा था।
बाय 1990 मेनी प्राइवेट कंपनीज केम इन दिस फील्ड, बाद में कई सारे प्राइवेट कंपनीज ने भी उसमें सहभाग लिया और इससे कंपटीशन बढ़ गई और सस्ते होते गए चार्जेस। दिस मेड द सर्विस चीपर। Find out about the various changes that have taken place in mobile phone technology, discuss its advantages and disadvantages। तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं मेरा YouTube का, वो शायद आप मोबाइल पर ही देख रहे हो। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, किसी से भी विश्व के किसी भी कोने में कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इसके कई सारे फ़ायदे भी है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे गेम्स का एडिक्शन बहुत हो चुका है आजकल के बच्चों में, बहुत गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, ये भी बुरी बात है, ठीक है। तो अगर कंट्रोल में यूज़ हो कोई भी तो अच्छा होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, इन 2000 द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वॉज रिस्ट्रक्चर। बाद में 2000 साल में जो है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फिर से उसकी पुनर्रचना की गई, रिस्ट्रक्चरिंग की गई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पॉलिसी डिसीजंस वॉज रिटेन्ड विद द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड भारत संचार निगम लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश टू एक्चुअली प्रोवाइड द सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। मुख्य जो निर्णय लेने हैं नीति से रिलेटेड, यानी कौन से कब कैसे निर्णय लेने हैं, नेटवर्क कितना बढ़ाना होगा, वो डिसाइड करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो डिसाइड किया गया, और जो एक्चुअल सुविधा देनी है, सर्विस देनी है, उसके लिए BSNL कंपनी की स्थापना की गई। अलॉन्ग विद द टेलीफोन सर्विस, सेल्युलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विसेज वेर ऑल्सो मेड अवेलेबल। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन की सुविधा तो शुरू हो गई, बाद में इंटरनेट सुविधा शुरू की गई, BSNL द्वारा टेलीफोन सर्विस भी शुरू की गई, फिर ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो तेज़ इंटरनेट होता है वो शुरू किया गया। तो ऐसे हम प्रोग्रेस करते गए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, in 1956 the Oil and Natural Gas Commission was established to search for the deposits of mineral oil and natural gas and to increase their production। तो भारत में कहीं पर भी अगर नेचुरल गैस या ऑयल है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है धरती के नीचे, वो प्राप्त करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह होते हैं, तो वो प्राप्त करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए कहाँ पर है वो पता करने के लिए 1956 में ONGC की स्थापना की गई। And to increase their production. After Digboi in Assam, mineral oil deposits were found in Ankleshwar area in Gujarat। दिग्बोई में आसाम में जो है मिनरल ऑयल के डिपॉजिट्स पाए गए, फिर अंकलेश्वर एरिया गुजरात के पास वहाँ पर भी पाए गए। लेटर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स वेर फाउंड इन द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात। तो गल्फ ऑफ खंबात में भी एक गल्फ है गुजरात के पास, वहाँ पर भी जो है पाए गए, जहां पर द्वारका स्थित है ना, वहां पर देखिए ये जो गैप है वो है गल्फ ऑफ खंबात, यहां पर भी पाए गए हैं नेचुरल ऑयल के रिजर्व्स। In 1974, the Oil and Natural Gas Commission started digging an oil well in Bombay High area with the help of Russian scientists by a drill ship called सागर सम्राट। बाद में हमने मुंबई के पास समुद्र में जो है बॉम्बे हाई एरिया में रशियन वैज्ञानिकों की मदद से ड्रिलिंग की गई समुद्र में, सागर सम्राट नाम के जहाज की मदद से। फ्रॉम 1975 मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बिगन टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर। तो बॉम्बे हाई से 1975 से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकलना शुरू हुआ। लेटर मोर देन 8,500 oil wells and 33 natural gas wells dug eventually in this area began to contribute 38% of the total mineral oil production in the country and made 14% of the country's demand for crude oil। देखिए इससे क्या हो, बाद में 8500 ऑयल वेल्स खोदी गई वहां पर, 33 नेचुरल गैस की वेल्स यानी LPG वगैरह जो होता है वो खोदा गया, और देश में जो डिमांड है नेचुरल गैस की, मिनरल ऑयल की जो नेचुरल डिमांड है देश में, उसमें से 38% डिमांड पूरी की जाने लगी, और 14% ऑफ द क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की 14% डिमांड पूरी की जाने लगी। तो इतना बड़ा वहां पर ऑयल रिजर्व है। रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड बाय रेलवेज हैज अ बिग रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो रेलवे में विकास हुआ है तकनीक में, उसका भी काफी योगदान है भारत के विकास में। डू यू नो कोंकण रेलवे?
कोंकण रेलवे स्टार्टेड इन 1998। कोंकण रीजन में रेलवे बनना बहुत कठिन काम था। ब्रिटिश लोगों को भी यहाँ पर बुलाया था कोंकण में रेलवे बनाने के लिए। उन्होंने भी कहा था यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ब्रिटिश आर द बेस्ट रेलवेज कहा जाता है। उन्होंने पहली बार रेलवे बनाई, तो उन्होंने भी ना कहा था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने वहां पर भी रेलवे शुरू की। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। There are several records of technology to the credit of Konkan Railway, which stretches over the 4 states of Maharashtra। 4 राज्यों में से जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। जो कोस्टल रीजन है भारत का, वेस्टर्न कोस्ट, वहां से ये रेलवे जाती है। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर का रेलवे लाइन है कोंकण रेलवे। बहुत सुंदर है, आप जा सकते हैं वर्षा ऋतु में, बहुत सुंदर होता है। देर आर 12 टनल्स ऑन दिस ट्रैक। 12 यहाँ पर टनल्स है। द 6.5 किलोमीटर टनल एट कारबुडे इज द लॉन्गेस्ट टनल। 6.5 किलोमीटर का टनल जो है वो सबसे लंबा टनल है इस रास्ते में। देर आर 179 बिग एंड 1819 स्मॉल ब्रिजेस ऑन दिस ट्रैक। 179 बड़े ब्रिजेस है और छोटे छोटे 1819 ब्रिजेस है। आउट ऑफ दिस 2065.8 मीटर लॉन्ग ब्रिज ऑन अ रिवर शरावती नियर होन्नावर इज द बिगेस्ट। ये ब्रिज सबसे बड़ा है इस मार्ग पर। द 64 मीटर टॉल ब्रिज ऑन रिवर पनवल नियर रत्नागिरी इज इंडिया टॉलेस्ट ब्रिज। ये अभी तक आपका सिलेबस डिजाइन करने तक ये सबसे ऊंचा ब्रिज था भारत का, लेकिन अभी कश्मीर में कोंकण रेलवे द्वारा ही, कोंकण रेलवे जो संस्था है उसी के द्वारा कश्मीर में भारत का सबसे, केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। उसकी ऊंचाई जो है वो आईफेल टावर से भी ऊंचा है वो ब्रिज। तो आप देख सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स ऑन ट्रैक्स दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स देयर आर सेंसर्स फिटेड टू रेलवे इंजिन। तो कोंकण रेलवे में जो रेलवे इंजिन यूज किए जाते हैं वहां पर जमीन धंसने का काफी धोखा होता है, पहाड़ धंसने का। तो वहां पर अगर रेलवे ट्रैक पर कोई बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई है तो उसे टकरा भी सकता है। तो वो ऐसा ना हो, इसके लिए रेलवे इंजिन में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, ऐसे सेंसर्स बिठाए हैं जो 15 मीटर पहले ही पता चलता है उन्हें सामने कोई ऑब्स्टेकल है और वो अपने आप रुक जाते हैं वहीं पर। अगर ड्राइवर का ध्यान भी ना हो फिर भी अपने आप रुक जाते हैं। In order to bring efficiency, accuracy and coordination in the reservation system in rail travel, computerized reservation system was started for the first time in Delhi in 1984। पहले जो था कंप्यूटराइज नहीं था, जो हमारा आरक्षण सुविधा थी, ऑनलाइन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, वहाँ पर ऑफिस में लाइन में लगकर करना पड़ता था रिजर्वेशन। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ था 1984 में, अभी पूरे भारत में ऑनलाइन है। इन द सेम ईयर द मेट्रो वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता। कोलकाता में भी मेट्रो जो है शुरू की गई थी। वो जो मेट्रो है कोलकाता की वो एसी वगैरह नहीं थी, वो साधारण थी, लेकिन अभी तो एसी मेट्रोज भी शुरू हो गए हैं कई सारे शहरों में। इन दिस वे इंडिया हैज बीन मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे हमने काफी विकास किया है विज्ञान और तकनीक में। न्यू इन्वेंशंस हैव बीन मेड। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट 21st century nation which has always used टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। देखिए, भारत एक महत्वपूर्ण देश है, एक उभरती हुई महाशक्ति है भारत विश्व की। 21वीं शताब्दी का बहुत महत्वपूर्ण देश है। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है हम, ठीक है, और हमने पूरे विश्व में शांति प्रस्थापित करने का हमेशा प्रयास किया है। हमने कभी अपने आप से युद्ध नहीं किया है। इंडिया इज मेकिंग ऑल दिस advancements in order to be the foremost among the nations in the 21st century। 21वीं शताब्दी के सबसे अग्रणी, सबसे प्रगत देश बनने के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। In the next chapter we shall learn about the progress India has made in the fields of commerce and trade। अगले चैप्टर में हम जो व्यापार है उसके रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह, उससे रिलेटेड हमने क्या विकास किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।